सो हे एवरीवन, आप में से काफ़ी लोगों का यह सवाल हमेशा रहता है कि फ्रेशर की ओपनिंग कब है, कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा और फ्रेशर की ओपनिंग होती कब है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को यह सवाल रहता है कि जो क्लिनिकल साइंस रोल है या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल है, इस पर फ्रेशर की ओपनिंग होती ही नहीं है। आज मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप खुद ढूंढ सकते हो कि फ्रेशर की ओपनिंग कब होती है और पिछले जो स्टूडेंट्स हायर हुए हैं कौन से मंथ्स में हायर हुए हैं, जिससे कि आपको कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस रोल पे या किसी भी रोल पे फ्रेशर की ओपनिंग कब होती है। इस चीज़ को आगे प्रोसेस करने के लिए आपका एक लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लिंक्डइन ओपन कर लिया है और लिंक्डइन पे मैंने सिंपली सर्च किया है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। जैसे ही मैंने स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर सर्च किया, आप देख सकते हो मैंने पीपल का फिल्टर यहाँ पे लगाया। सो बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है जो एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे जॉब करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी एक प्रोफाइल ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल्स ओपन करके रखे हैं जो लोग स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब रोल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्रोफाइल है, इन्होंने अपनी जर्नी मार्च 2017 में स्टार्ट की थी। यानी इनकी जो हायरिंग हुई थी एज अ फ्रेशर वो मार्च के मंथ में हुई थी और इनको जो रोल मिला था एसोसिएट एनालिस्ट करके रोल मिला था। अब देखो, जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल है उसे क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर भी बोलते हैं और कहीं कहीं जूनियर एनालिस्ट भी बोलते हैं या एनालिस्ट भी बोलते हैं बिगिनिंग लेवल पे। आज के टाइम पे इस रोल को स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर ही बोलते हैं, बट बिगिनिंग लेवल पे जो रोल के डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाते हैं, मतलब अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि इस व्यक्ति की मार्च में हायरिंग हुई थी, तो मार्च मंथ एक आपको पता चला। अब नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोफाइल है, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सितंबर 2021 में एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। इस प्रोफाइल से आपको पता चलता है कि सितंबर में हायरिंग हुई थी। तो देखो, आपको एक क्वेश्चन रहता है ना कि कौन कौन से मंथ में हायरिंग हो रही है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि पास्ट में जो हायर हो चुके हैं या रिसेंट में जो हायर हुए हैं, आप उनका प्रोफाइल ओपन करके ये चेक कर लो कि उनका हायरिंग का मंथ कौन सा है। अब इसी के साथ नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हायरिंग हुई थी क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर रोल पे जैन 2020 में। अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन करते हैं। अगेन ये TCS कंपनी में हायरिंग हुई थी और जो मंथ था वो है जुलाई। तो आप देख सकते हो काफ़ी वर्सेटाइल मंथ है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मंथ है जिसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई है। ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि कुछ मंथ्स में हायरिंग ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट प्रोफाइल में अगर हम देखते हैं तो ये TCS कंपनी में हायर हुए थे एंड मार्च जो मंथ है उसमें इनकी हायरिंग हुई थी। अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल है उसमें सितंबर 2023 में। अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल में जून 2019 एंड उसके बाद जो प्रोफाइल है उसमें अगस्त 2023। अभी तक जो आपने डेटा देखा उससे आपको काफ़ी वर्सेटाइल देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको 7-8 प्रोफाइल्स तो बताऊंगा जिससे कि आपको एक आइडिया मिले और ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 50 प्रोफाइल को जाओ ओपन करो, देखो कौन से मंथ्स में हायरिंग हुई है। उन 50 प्रोफाइल का एवरेज डेटा वो करो, कलेक्ट करो। उन 50 प्रोफाइल के डेटा को लेके देखो कि मतलब कौन से मंथ्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की कैंडिडेट की हायरिंग हुई है। करंट प्रोफाइल में अगेन ये नोवार्टिस कंपनी है ना, 2023 में इन्होंने एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग की थी। अगेन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफाइल है उसमें ये पता चल रहा है हमें इनकी हायरिंग हुई थी अप्रैल 2004 में। एंड अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे जो रोल मिला था एसोसिएट एनालिस्ट इंटर्न एंड वहाँ पे जो मंथ है अगस्त है एंड ईयर है 2020। अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल जो हम देख पा रहे हैं इसमें जून 2022। अगेन ये जो प्रोफाइल है इसमें हायरिंग हुई थी जून 2020 एंड अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल जैन 2016 एंड अगेन नेक्स्ट प्रोफाइल अगस्त 2024 जो कि रिसेंटली है एसोसिएट स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर नोवार्टिस कंपनी में। तो अगेन इस वीडियो में हमने कम से कम 7 या 8 प्रोफाइल्स देख ही लिए होंगे। इससे आपको ये पता चल रहा है कि कौन से मंथ्स में हायरिंग हो रही है। तो मैं हमेशा आप सभी से एक बात कहता हूँ, जब कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि कौन से मंथ्स में ज़्यादा होती है, कौन से मंथ में कम होती है, मेरा ये मानना है जब आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है 70, 80 या 90%, आप उसी दिन से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको 80 या 90% नॉलेज होना चाहिए। लेट सपोज आपका कोर्स 80% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 20% बाकी है, 90% कंप्लीट हो चुका है, तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो CV बना के। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस मंथ में अप्लाई करूंगा, इस मंथ में हायरिंग होगी, बट हायरिंग का कोई मंथ नहीं होता। क्या होता है, जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर रहे होते हैं ना उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो कैंडिडेट रिसेंटली अप्लाई करना शुरू करते हैं उनके चांसेस कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर रहे होते हैं उन्होंने कुछ इंटरव्यू फेल हो लिए होते हैं जिससे उनको एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी हमें। एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मिस्टेक करते हैं, जैसे कि प्रॉपरली अप्लाई ना करना, प्रॉपरली फॉलोअप ना लेना, प्रॉपरली CV ना बनाना, सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई नहीं करना, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। इवन जब इंटरव्यू मिलते हैं तो इंटरव्यू में भी हम मिस्टेक्स करते हैं, जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से वो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता।
बट नो डाउट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिंपल सा फ्लो है, एक प्रोसेस है कि 1-2-3 बार आप इंटरव्यू देते हो या कुछ महीनों तक आपको इंटरव्यू नहीं मिलते, तो धीरे धीरे उस जर्नी में अगर आप सीख रहे होते तो आपको पता चल जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसी के साथ लास्ट में अगर मुझे एक टिप देनी हो तो मैं आपको यही टिप दूंगा। देखो, ट्रेनिंग के दौरान तो क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वो अनएक्टिव हो जाते हैं। दोनों ही पार्ट में आपको 2 पार्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी। ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है लर्निंग, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी आपकी लर्निंग कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर आप बोर हो जाते हो सेम चीज़ को रिवाइज करके रिपीट करके, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, डेली चैलेंज ले लो कि मैं 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना रहता है वो है अप्लाइंग पार्ट। आपका अप्लाइंग पार्ट और लर्निंग पार्ट दोनों डे बाई डे इंप्रूव होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप 1 महीने से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और 1 महीने से रिविजन कर रहे हो, तो ना ही आपका टेक्निकल बेटर हो रहा है और ना ही आपका जो अप्लाइंग पार्ट है, जो अप्लाई कर रहे हो, वो बेटर हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप पहले जहाँ खड़े थे आज भी वहीं पे खड़े हो। अगर आप सेम ही तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो नो डाउट अगेन कुछ मंथ्स लग जाते हैं इस जर्नी में, क्योंकि हायरिंग हमेशा नहीं होती। इस रोल पे जब भी हायरिंग होती है तो उन्हें हायर किया जाता है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है कम से कम 3, 4 या 5 महीने के लिए, फिर उन्हें प्रोजेक्ट पर डाला जाता है, फिर हायरिंग होती है। तो समझो कि 4 या 5 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड कभी कभार आ जाता है। अब समझो कि 1-2-3 महीने से लगातार अप्लाई कर रहे हो, आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहे, तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कूलिंग पीरियड है। कंपनी ने हायर कर लिए हैं ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट, अब उनको ट्रेन करेगी, प्रोजेक्ट पर डालेगी, फिर ही आपकी हायरिंग होगी। आप कितना भी परेशान हो लो या कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये मत सोचा करो कि हायरिंग होगी कि नहीं होगी। आप अपना जो पार्ट है उसे पूरा कंप्लीट करो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप 100% लाइफ में गारंटी ले लो कि मैं ये करूंगा तो 100% गारंटी है ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप जब वो चीज़ कर रहे हो ना, उस चीज़ में अपना अटेम्प्ट ले रहे हो, तो अटेम्प्ट में आपको अपना 100% देना है। नो डाउट आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे और उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम में ज़रूर करोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।